गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2 में गंगा नदी के बारे में। तो हम पढ़ रहे हैं अपवा क्षेत्र के बारे में। तो कल मैंने आपको बताया था सिंधु नदी का अपवा क्षेत्र और गंगा नदी के बारे में कोई दो चार चीजें आपको बताई थी। मतलब गंगा नदी का सामान्य परिचय आपको दिया गया था। आज हम विशेष रूप से गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे कि गंगा नदी है क्या। उस दिन मैंने बताया था गंगा नदी अपने आप में एक नदी नहीं है, ये कई नदियों का समूह है। इसके अंतर्गत 5 प्रयाग और 5 प्रयागों की नदी मिलकर गंगा नदी बनाती है। और ये 5 प्रयागों की नदी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा व भागीरथी नदियों की संयुक्त धारा को गंगा नदी कहते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया देवप्रयाग नामक स्थान है, कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और वहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है और ये दोनों नदियां क्या करती है? गंगा नदी का निर्माण करती है। जब आप देखेंगे नक्शे में तो कुछ इस तरीके का नक्शा मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन आपके गंगा नदी किस प्रकार बनती है ये एक है सतोपंत ग्लेशियर। एक है गंगोत्री। तो यहाँ जाह्नवी नदी और बाद में उसे बोलते हैं भागीरथी नदी। भागीरथी नदी यहाँ से निकलती है अलकनंदा नदी और ये नदियां इस तरीके से आकर देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। और यहाँ से आगे ये दोनों धाराएं मिलकर क्या होती है? गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, अब बता दूंगा आपको उत्तरकाशी जिले में जहां से ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर का है उत्तरकाशी जिला। और सतोपंत ग्लेशियर कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में है ये भी। और ये उत्तरकाशी जिला कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। भागीरथी और अलकनंदा में बहुत सारी नदियां मिलती हैं, लेकिन बेटा ये हमारे कोर्स में नहीं है, तो सिर्फ मैं आपको महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ कि यहाँ पर ये नदियां इस तरीके से आकर 5 प्रयागों का निर्माण करती है। हमारी किताब में देवप्रयाग है, देवप्रयाग से हम गंगा नदी को पढ़ेंगे, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से और प्रयाग हैं। तो सबसे पहला है आपके विष्णु प्रयाग, दूसरा है आपके नंद प्रयाग, तीसरा है आपके कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, चौथा है आपके रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नदियां जो कंफ्यूज करती है, तो रुद्रप्रयाग में आगे मिलती है मंदाकिनी और नंदप्रयाग में आगे मिलती है नंदाकिनी। इसे आप समझ लीजिए, फिर इसके बारे में गंगा नदी के बारे में आपको बताएंगे।
ठीक है, आपके समझ में आ गया। गंगा नदी देवप्रयाग में 2 नदियां आकर मिलती है, अलकनंदा में भागीरथी, इनकी संयुक्त धारा को हम क्या बोलते हैं, गंगा नदी। तो आपको मालूम चल गया कि गंगा नदी 2 नदियों को मिलकर बनी है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि गंगा नदी कहां से निकलती है, गंगोत्री उत्तरकाशी जिला कहां पे, ये उत्तराखंड में है। इसी के साथ एक और नदी निकलती है, जो निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर उत्तरकाशी जिले में उत्तराखंड से, और वो नदी है अलकनंदा। जब ये अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में आके मिलती है तो इन्हें कहते हैं हम गंगा नदी। अब गंगा नदी के बारे में आपको कुछ विशेष जानकारियां दे देते हैं। गंगा नदी भारत की पवित्र नदी है। दूसरा, गंगा नदी का जल कभी खराब नहीं होता। इसका कारण है इसमें पाए जाने वाला एक विषाणु जो जल के सभी बैक्टीरिया खत्म कर देता है। ठीक है, उदाहरण के लिए बताता हूँ इसमें और क्या क्या विशेषता है। ठीक है, आपने देखा अलकनंदा भागीरथी नदियों की संयुक्त धारा को गंगा नदी कहते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। गंगा नदी का जल कभी खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि इसमें एक विशेष विषाणु पाया जाता है जो जल के सारे बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, जिसके कारण इसका जल कभी भी खराब नहीं होता। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। ठीक है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? किसी समय इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया होगा। तो वह कौन सा समय था? वह समय था 2008 ईस्वी में क्या किया गया? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा नदी में एक जानवर पाया जाता है या एक जीव पाया जाता है जिसे गांगे डॉल्फिन बोलते हैं। वह भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। ठीक है, अब ये सारी चीज हमने गंगा नदी की विशेषताओं के बारे में पढ़ ली। अब हम आगे पढ़ेंगे गंगा नदी की लंबाई कितनी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 या 2525 किलोमीटर है, जिसमें से 2073 किलोमीटर यह भारत में बहती है। यह
भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसको काट लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। हमने अब तक पढ़ा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया और इसमें पाए जाने वाला एक जल जीव है जिसे हम गांगेय डालफिन के नाम से जानते हैं, जो कि साफ पानी में ही पनपता है। तो वह क्या है? वह भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। गंगा नदी की लंबाई जो मैंने आपको बताई 2525 किलोमीटर है और 2073 किलोमीटर ये भारत में बहती है और यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी और विशेषताएं हम अब देखते हैं, बाकी और क्या क्या विशेषताएं इसकी। यह नदी 5 राज्यों में बहती है। पांच राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल। ठीक है, यह नदी 5 राज्यों में, 2 देशों में, कितने? 2 देशों में भी बहती है। वो देश है पहला जैसे भारत और दूसरा बांग्लादेश। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। इसमें से 2071 किलोमीटर भारत में बहती है। शेष इसका भाग क्षेत्र क्या है? बांग्लादेश है। ठीक है, अब आपको एक चीज बता दूं कि ये जो है 5 राज्यों में बहती है, लेकिन इसका जो वो है जल है उसका प्रवाह क्षेत्र कितने राज्यों में है? तो आप ये उतार लीजिए, वो बता दें। ये उतार लिया आपने, तो आपको मालूम चल गया गंगा नदी 2 देशों में। कौन कौन से देश है? एक भारत और एक बांग्लादेश में। और 5 राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल। उस दिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, अपवाह क्षेत्र या अपवाह द्रोणी। तो अपवाह द्रोणी के हिसाब से गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो कुल अपवाह द्रोणी का जो है 26.2% यह या इसके हिस्से में है। तो आप समझ गए होंगे भारत की कुल अपवाह द्रोणी का 26.2% एक बहुत बड़ा भाग होता है, जो किसके हिस्से में आता है? गंगा नदी के हिस्से में आता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बेटा, इसका जल 15 राज्यों में सिंचाई के या अन्य कार्य आता है। अब आप समझ गए होंगे, मैंने आपको चीज बताई कि अपवाह द्रोणी क्या होती है, कितने क्षेत्र में किसी नदी का जल प्रवाह होता है।
तो मैंने बताया गंगा नदी 5 राज्यों में होकर बहती है, लेकिन इसका जल है वो 15 राज्यों में प्रवाह होता है। और जो क्या काम आता है, सिंचाई के काम आता है, पीने के काम आता है, औद्योगिक काम आता है। और इसका कुल अपवाद ध्वनि में 36.2% का हिस्सा है। इसे उतार लो। अब हम नक्शे के माध्यम से गंगा नदी को समझने का प्रयास करेंगे। आप भी साथ साथ इसे बना लीजिए। यह है आपके सतोपंथ ग्लेशियर। ये है आपके गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ मैं साइड में के बारे में भी लिख देता हूँ। ये ग्लेशियर का है सतोपंथ व गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तर काशी जिला, कहाँ पे है, उत्तराखंड में। यहाँ जो एक स्थान है जिसे आप बोलते हैं देव प्रयाग। मैंने इससे पहले आपको 5 प्रयागों के बारे में बताया था, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, दंत प्रयाग और कर्ण प्रयाग। लेकिन अब हमें उनको ध्यान में नहीं रखना है, अब हमें सिर्फ एक देव प्रयाग को ही याद रखना है, क्योंकि यही हमारी किताब में है और यहीं से हम गंगा नदी की यात्रा को शुरू करेंगे। तो मैंने बताया यहाँ पर ये है, इसको बोलते हैं भागीरथी नदी। और यहाँ पे है आपके अलकनंदा नदी। तो यहाँ बता दूं, ये दोनों नदियों में बहुत सारी सहायक नदियां मिली हैं। तो इससे पहले मैं आपको सहायक नदी किसे कहते हैं और वितरिका किसे कहते हैं इसके बारे में बता देता हूँ। एक होती है सहायक नदी, एक होती है वितरिका। सहायक नदी क्या होती है, इसकी जो परिभाषा है, मुख्य नदी में कई छोटी छोटी धाराएं या नदियां आकर मिलती है और मुख्य नदी के साथ ही प्रभावित होती है। क्या प्रवाहित, या मुख्य नदी के साथ क्या होती है, प्रवाहित होती है। और वितरिका क्या होता है बेटा, वितरिका तो हम बोल सकते हैं मुख्य नदी का 2 या 2 से अधिक धाराओं में बट जाना। अब आप कहेंगे साहब ये भी तो नदियां मिल रही हैं और ये भी धाराओं में बढ़ गई, तो इसमें अंतर क्या है? तो इसमें अंतर ये है बेटा, जब ये वितरिका बन जाएगी उसके बाद ये कभी भी आकर मुख्य नदी में नहीं मिलेगी। तो ये वितरिकाएं वापस मुख्य नदी में नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये है, आप बता लीजिए, फिर इनके उदाहरण बताता हूं आपको एक दो।
बेटा इनके जो उदाहरण है वो लिख लीजिए आप यहाँ पर, यमुना नदी, रामगंगा आदि। और ये जो वितरिका है, तो गंगा नदी पढ़ रहे हैं तो गंगा नदी की वितरिकाओं के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि बंगाल में गंगा नदी अपनी वितरिका बनाती है, वहां ये हुगली और दूसरी भागीरथी के नाम से बंगाल में जाती है। बंगाल का मतलब यहाँ बांग्लादेश है और हुगली नदी कहाँ है, ये बंगाल है। तो जो हमारा प्राचीन काल का जो बंगाल था उसके दो हिस्से हो गए, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल को हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं और पश्चिमी बंगाल भारत का एक राज्य है, 28 राज्यों में से एक। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सहायक नदी किसे कहते हैं। तो मुख्य नदी जैसे अभी अपन देख सकते हैं, यहाँ गंगा नदी बनेगी, यहाँ से अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा दाईं ओर से और बाईं ओर से दोनों तरफ से इसमें नदियां मिलेंगी। तो वो जो नदियां हैं वो सारी नदियां क्या है, सहायक नदी है। फिर हम जब बंगाल पहुंचेंगे तो आपको देखेंगे कि ये नदी इस तरीके से दो हिस्सों में बटेगी। एक नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, हुगली, और मेन जो मुख्य धारा है उसको बोलेंगे हम भागीरथी। तो वो क्या है, वो है इसकी वितरिका। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी था। अब हम आगे जारी रखते हैं। देखो बेटा, भागीरथी और अलकनंदा दोनों जब यहाँ देवप्रयाग में मिली तो इसे एक नया नाम मिला, जिसे आप बोलते हैं गंगा नदी। अभी हम कहाँ हैं, उत्तराखंड में हैं, पहाड़ में ही है। यहाँ से ये नदी कहाँ आएगी, ऋषिकेश, कहाँ आई, ऋषिकेश। और ऋषिकेश के बाद ये नदी कहाँ आएगी, हरिद्वार, हरिद्वार। तो हरिद्वार का क्या महत्व है, हरिद्वार का ये महत्व है कि यहाँ पर गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है या मैदानों में आती है। अब तक का जो सफर था गंगा नदी का वो क्या था, पहाड़ी रूप में था, पहाड़ों की ढलानों में बहती हुई ऋषिकेश आई और ऋषिकेश के बाद में क्या आई, हरिद्वार आई। और हरिद्वार में ही गंगा किससे मिलती है, मैदानों से मिलती है। और यहीं से गंगा की यात्रा शुरू होगी, जो जाकर कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में समाप्त होगी। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम कितने राज्यों में इसकी यात्रा पढ़ेंगे, 5 राज्यों में। ये उत्तराखंड समाप्त हो गया, अब कन्नौज के पास हम उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे। तो 5 राज्य वापस लिख देता हूँ आपको, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वह पश्चिमी बंगाल। जिन बच्चों ने ये नहीं उतारे वो उतार लीजिए, क्योंकि अब हम इनको मिटाकर और इसकी जो सहायक नदियां जो इसमें मिलेंगी उनके बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है, उतार लिया होगा, ये सारा हटा देता हूं मैं। अब हम गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम बाईं तरफ की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। बाईं तरफ का मतलब ऊपर वाला और दाईं तरफ का मतलब है नीचे वाला। तो हम सबसे पहले आएंगे, यहाँ पर एक ग्लेशियर है जो नैनीताल वही उत्तराखंड में है। यहाँ से एक नदी आएगी जिसे आप बोलेंगे रामगंगा नदी। क्या बोलेंगे? राम गंगा नदी। और ये नदी कहाँ मिलेगी? कन्नौज। कहाँ मिलेगी? कन्नौज में। उसके बाद में ऐसे लिख देते हैं, ये कहाँ मिली? कन्नौज में। उसके बाद में एक नदी आएगी यहाँ से, इसे हम बोलते हैं गोमती नदी। कौन सी बोलते हैं? गोमती नदी। ये कहाँ मिलती है? वाराणसी में। इसके बाद में एक नदी आएगी जिसको हम बोलते हैं घाघरा नदी। ये कहाँ मिलेगी? बक्सर, बिहार में। बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ा है ना आपने 1764 में, मीर कासिम वाला, वही बक्सर बिहार में मिलेगी। उसके बाद में आपकी एक नदी आएगी जिसे आप गंडक नदी बोलते हैं। ये कहाँ मिलेगी? पटना में। इसके बाद में नेपाल से एक नदी आएगी जिसे आप कोसी नदी बोलते हैं। ये कहाँ मिलेगी? कटिहार में। इसके बाद में एक महानंदा नदी आएगी, ये कहाँ मिलेगी? बंगाल में। और यहीं से आगे ये जो गंगा नदी है, एक भागीरथी के रूप में और एक हुगली के रूप में। अब इसमें आपने देखा ये जो सारी नदियां हैं, वो जैसे मैंने बताया आपको, सबसे पहली जो सहायक नदी गंगा की आकर मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? रामगंगा नदी। ये कहाँ आकर मिलती है? उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। दूसरी जो नदी आएगी, जो बाईं तरफ से जिन नदियों की बात कर रहे हैं, वो है गोमती नदी। गोमती नदी कहाँ पे आएगी? वाराणसी पर। उसके बाद में जो घाघरा नदी है, ये नदी कहाँ आएगी? बक्सर में। बक्सर कहाँ है? बिहार में। जो गंडक नदी है ये पटना के पास मिलेगी, और जो कोसी नदी है वो कटिहार के पास मिलेगी। और कोसी नदी की विशेषता तो आप जानते ही हैं, आपको पहले भी पढ़ा होगा आपने। यह नदी अपने रास्ते बदलने में माहिर है। इसका मतलब क्या है? यह नदी अपने रास्ते बदल बदल कर बहती है। और इस नदी की एक खास बात क्या है कि इस नदी का जो जल है बड़ी तेजी से प्रवाह करता है और बिहार में बाढ़ का कारण बनता है। क्या बनता है? बिहार में बाढ़ का कारण बनता है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। अब आप देखिए ये नदी क्या करती है बेटा, जब नेपाल से निकलती है, जब यहाँ प्रवेश करती है और जब बिहार में आती है तो क्या करती है? अपने रास्ते बदलती है। तो रास्ते बदलने के कारण इसके जल का जो प्रवाह है तेजी से जब ढाल पर उतरता है तो अपने साथ में बड़ी बड़ी बाढ़ों को लेकर आता है, और जिसके कारण क्या है? बिहार में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, इनमें यही चीजें हैं, इनमें जो है कन्नौज है, वाराणसी है, बक्सर है, पटना है, कटिहार है, बंगाल है। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से जिले स्थित है, तो आप बता सकते हैं। 4-5 जिलों का नाम आपकी क्लास में जनरली आता है, और 5 जिले तो हमने यहाँ लिख दिए, कन्नौज, वाराणसी, बक्सर, पटना, कटिहार। ठीक है, इसके बाद में जब हम दाईं ओर की नदियां पढ़ेंगे, जो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे यमुना के बारे में। तो यमुना नदी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर बाद में अगले लेक्चर में उसमें हम बताएंगे कि ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है, ये सतोपंत ग्लेशियर, ये गंगोत्री ग्लेशियर यहीं उत्तरकाशी में
एक ग्लेशियर और है जिसको हम बोलते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा बोलते हैं? यमुनोत्री ग्लेशियर। तो आप ये देखेंगे कि यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर के पश्चिम में है। तो ये जो यमुना नदी जहाँ से निकलेगी, ये क्या करेगी? पहले गंगा नदी के पश्चिम में बहेगी और बाद में क्या करेगी? ये दक्षिण में बहेगी। और यहाँ पर इलाहाबाद में ये मिल जाएगी। तो यहाँ पर इलाहाबाद का जो आजकल नाम हो गया प्रयागराज हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको दो चीजें भी बताऊंगा, प्रयाग और त्रिवेणी। उसके बाद में हम हमारा ये व्याख्यान समाप्त करेंगे। ये आप उतारना चाहो तो एक बार बना लो, फिर मैं प्रयाग के बारे में और त्रिवेणी के बारे में आपको बताऊंगा। देखो बेटा, हमने अब तक जो पढ़ा वो है सतोपंथ ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ से निकलती है भागीरथी नदी, यहाँ से निकलती है अलकनंदा नदी। ये देवप्रयाग में आकर क्या होती है? गंगा का नाम ले लेती है। पहाड़ों से उतरकर ऋषिकेश, और ऋषिकेश से मैदानों में आती है। तो उस दो मैदानों में जहाँ गंगा पहली बार प्रवेश करती है, उस जगह को हम हरिद्वार बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में बाईं तरफ से इसमें एक नदी आके मिलती है जो उत्तराखंड से निकलती है, नैनीताल के पास से। नहीं, ये जो नदी है इसे हम रामगंगा का नाम देते हैं। और ये कहाँ आकर मिलती है? कन्नौज में आकर मिलती है। उसके बाद में यहाँ एक नदी और है जिसे हम गोमती नदी के नाम से जानते हैं। ये वाराणसी में आकर मिलती है। उसके बाद में हम एक नदी और बात करते हैं जिसे घाघरा की नदी कहते हैं। ये बक्सर में मिलती है। यहाँ पर ही बंगाल के शासक और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। इसके बाद में गंडक नदी है। ये गंडक नदी कहाँ? पटना में आकर मिलती है। फिर मैंने आपको कोसी नदी बिहार के शोक के बारे में बताया जो कहाँ मिलती है? कटिहार में आकर। उसके बाद में मैंने आपको महानंदा नदी के बारे में बताया जो बंगाल में मिलती है। उसके बाद में मैंने यमुनोत्री या यमुना नदी के बारे में बताया जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अब मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, उसके बाद अपने व्याख्यान को समाप्त करेंगे। अब हमारा जो टॉपिक पड़ेगा वो पड़ेगा प्रयाग या दूसरा त्रिवेणी। हमने अभी 5 प्रयागों के बारे में पढ़ा। देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। और अब आज हमने पढ़ा प्रयागराज। ये प्रयाग होता क्या है? यहाँ भी प्रयाग है, यहाँ भी प्रयाग है, यहाँ भी प्रयाग है, यहाँ भी प्रयाग है। तो प्रयाग बोलते किसे हैं बेटा? जब दो नदी किसी स्थान विशेष पर मिलती हैं, उसे प्रयाग कहते हैं।
दूसरा है आपके त्रिवेणी, या दो नदियों के संगम स्थान को क्या बोलते हैं? प्रयाग। इसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं दो नदियों का संगम स्थल। अब विष्णु प्रयाग से आप या देव प्रयाग से आप इस उदाहरण को समझ जाएंगे। देव प्रयाग में मैंने आपको बताया कि अलकनंदा और भागीरथी नदी आकर मिलती है, इसका मतलब क्या है? दो नदियों का संगम स्थल है। अब हम पढ़ेंगे त्रिवेणी। त्रिवेणी का मतलब होता है तीन नदियों का संगम स्थल। जो हम इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, इलाहाबाद को हम प्रयाग भी बोलते हैं और त्रिवेणी भी बोलते हैं। इलाहाबाद को प्रयाग इसलिए बोलते हैं प्रयागराज की यहाँ पर गंगा और यमुना का मिलन होता है, लेकिन इलाहाबाद के पास ही एक स्थान ऐसा है जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का भी मिलन होता है, तो वो जगह क्या है? त्रिवेणी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे फोन से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा अपने सवालों को मेरे पास भेज सकते हैं। धन्यवाद।